हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का फिर से हड़प्पा सभ्यता के तीसरे क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ा। उनमें से हम लोगों ने लोथल तक जिक्र किया था। अभी प्रमुख नगरों में से कुछ नगर अभी बच गया हुआ है, जिनका डिस्कशन हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पिछले वाले क्लास में लास्ट लोथल के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। जो भी छात्र या छात्राएं पिछले 2 वीडियो को नहीं देखे हैं, वो पहले जाकर के दोनों वीडियो को देखें, फिर इसे देखेंगे तभी उन्हें समझ में आने वाली है। लोथल के बाद जो प्रमुख शहर है उसका नाम है कालीबंगा। अगर कालीबंगा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। क्या बोला? राजस्थान के जो जिला का नाम है, उस जिला का नाम है गंगानगर। ठीक है। गंगानगर जिले में अगर नदी का बात किया जाए तो घग्गर नदी के तट पर यह वर्तमान समय में आपका कालीबंगा पड़ता है। अगर कालीबंगा के उत्खनन काल की बात किया जाए कि कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, तो कालीबंगा का जो उत्खनन काल माना जाता है वह 1953 ईस्वी 1953। और इसके उत्खनन में जिनका निर्देशन था वो इनमें 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था बेबीलाल, एक का नाम था वीके थापर। यानी 2 लोगों के नेतृत्व में, 2 लोगों के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन हुआ था। एक का क्या नाम था? अ, बेबीलाल। दूसरा का नाम था उनका वीके थापर। इन दोनों के ही नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन सन 1953 ईस्वी में किया गया था। अब बात करेंगे कालीबंगा से। जब कालीबंगा का जब उत्खनन किया गया तो कालीबंगा के उत्खनन से क्या-क्या चीज़ें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहला ये बात याद रखिए कि कालीबंगा के उत्खनन से भूकंप के आने के प्रमाण मिले। हाँ, मैं क्या बोला कि कालीबंगा के उत्खनन से भूकंप आने के प्रमाण मिले हैं। ये आपका पहला साक्ष्य के रूप में कह सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनतम भूकंप, यानी ऐसा देखा गया है कि सबसे पहला अगर भूकंप का अभी तक प्रमाण मिला है वो आपके कालीबंगा से ही है। तो प्राचीनतम भूकंप, प्राचीनतम मीन्स सबसे पुराना है ना, बहुत पुराना कह सकते हो आप। प्राचीनतम, अगर प्राचीनतम भूकंप का साक्ष्य मिला है अभी तक तो आपके वो कालीबंगा से ही मिला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कालीबंगा से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पूछा भी जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, कि जूते हुए खेतों की साक्ष्य है ना, जूते हुए खेत जो हल से जोता गया था, तो जूते हुए खेतों की साक्ष्य कहीं न कहीं आपको कालीबंगा से मिला। क्वेश्चन बनता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस नगर से मिली है? आपका जो आंसर हो सकता है कुछ इस प्रकार से कि जूते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिली है। और उसका जो साक्ष्य कुछ देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हल से वो जोता गया, क्योंकि उस समय हल ही रहा होगा। आगे बात करेंगे कालीबंगा के उत्खनन से और क्या चीज़ें मिली हैं, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। कालीबंगा से जब कालीबंगा का उत्खनन किया गया तो वहाँ से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। उसे नक्काशीदार ईंटें के नाम से भी जाना जाता है। अलंकृत ईंटें आप क्या कह सकते हो? जैसे कि ये ईंट है आपका नॉर्मल, आजकल आप देखते हो कि ईंट पर ना मार्क वगैरह जिन भी कंपनी का होता है, जिन भी भट्ठे होते हैं जहाँ पे निर्माण होता है तो अपना मार्क वगैरह लगा देते हैं। उसी प्रकार जो ईंट था वो ईंट अलंकृत था, उसपे कई प्रकार की डिज़ाइन वगैरह बनी हुई थी। इसे अलंकृत ईंटें कहा जाता है। नक्काशी किया गया था, आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसपे नक्काशी का काम किया गया था, डिज़ाइन बना हुआ था, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो
गालीबंगा से अलंकृत ईंटें, कैसी ईंटें? अलंकृत ईंटें मिले हैं, जिसे नक्काशीदार ईंटें के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? जिसे हम लोग नक्काशीदार ईंट भी कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका रहा कालीबंगा के बारे में, एक बार रिकैप करता हूँ। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। बात किया जाए कालीबंगा के उत्खनन काल का, तो इसका उत्खनन काल 1953 ईस्वी में 2 व्यक्ति के नेतृत्व में किया गया था। बीबी लाल एवं बीके थापर के नेतृत्व में इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया था। तो अगर साक्ष्य के रूप में बात किया जाए कि कालीबंगा के उत्खनन से क्या चीजें प्राप्त हुई, तो कालीबंगा के उत्खनन से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत की भी साक्ष्य अगर देखा जाए तो आपको कालीबंगा से ही मिला है, जो कि हल से जोता हुआ खेत ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है अलंकृत ईंटें, डिज़ाइन बना हुआ ईंट, जिसे नक्काशीदर ईंट के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ें आपके कालीबंगा से मिला है। अगला जो प्रमुख शहर है, उसका नाम है बनवाली। अगर हम लोग बनवाली के बारे में अगर बात करें, तो बनवाली भी अगर वर्तमान समय में तो आपके हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है ना? बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगर उत्खनन काल के बाद में इसको मार्कर ज़रा साइज़ मार्कर को बढ़ा लो, हाँ, ठीक रहेगा। अगर बनवाली का उत्खनन काल माना जाए तो बनवाली का उत्खनन काल 1973 ईस्वी से 74 ईस्वी माना जाता है। रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया था। रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है? बात किया जाए कि हड़प्पा के बनवाली के खुदाई से बनवाली के उत्खनन से क्या-क्या चीज़ें प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में मिली है। तो कहा जाता है कि बनवाली के उत्खनन से उसके नगर निर्माण करने की जो योजनाएँ थी, वो शतरंज का बोर्ड के आकार की। जैसे कि आप शतरंज को बोर्ड को क्या देखते होंगे? कुछ इस प्रकार से शतरंज का बोर्ड बना होता है ना? तो इसी प्रकार से नगर निर्माण की योजनाएँ थी। घर बना हुआ था और सड़कें एक-दूसरे का समकोण पर काट रही थी। ये चीज़ें आपको कहीं बनवाली में देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि शतरंज के बोर्ड के आकार का नगर निर्माण योजना था आपका, नगर निर्माण का प्रणाली था यहाँ पे बनवाली में। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बनवाली के उत्खनन से एक खिलौना मिला है, जो हल के समान है तथा मिट्टी से बना हुआ। मीन्स कि हल जैसा एक मिट्टी का बना हुआ खिलौना मिला है, जो कि आपका बनवाली से मिला है। तो बस इतना ही बनवाली के बारे में, जो मुख्य बातें होंगी वो मैं आपको बताते चलूँगा। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो इसके बाद जो अगला प्रमुख शहरों में से एक आता है, उसका नाम है रोपर। रोपर के बारे में बात करें तो रोपर वर्तमान समय में पंजाब के रोपर जिले में स्थित है, जो सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो वहीं अगर हम लोग रोपर के उत्खनन काल का बात करें कि रोपर का उत्खनन कब किया गया, तो रोपर का उत्खनन 1953 से 1956 ईस्वी के बीच में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उनके नेतृत्व में किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में कह सकते हैं कि रोपर का जो उत्खनन हुआ, प्रारंभ हुआ, जो 1953 से 1956 के बीच तक चली। अब बात करेंगे कि रोपर के उत्खनन से साक्ष्य के रूप में, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में क्या-क्या चीज़ें प्राप्त हुई जब रोपर का उत्खनन किया गया तो रोपर के उत्खनन से तांबे की बनी हुई एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। तांबे की बनी हुई, अगर साक्ष्य का बात करेंगे हम लोग, तो तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग इस कुल्हाड़ी का प्रयोग वन में जंगलों वगैरह काटने, पेड़ों वगैरह को काटने में प्रयोग किया करते थे। और इसके अलावा
इससे ये भी प्रूफ होता है, ये कहा जाता है कि जो कुल्हाड़ी है, वो मानव सभ्यता के लिए या फिर मानव जाति का सबसे प्राचीनतम हथियार कुल्हाड़ी को माना जा सकता है, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले अगर हथियार के रूप में कोई चीज़ें मिल रहा है तो कुल्हाड़ी, इसलिए कुल्हाड़ी को मानव जाति का सबसे प्राचीनतम हथियार के रूप में भी कहा गया है। अगर रोपर के बारे में अगर कुछ और हम लोग बात करें तो एक बात याद रखिएगा, रोपर का जो प्राचीन नाम है सबसे पहले था, उसका नाम था रूपनगर। ये रोपर पहले रूपनगर नाम से प्रचलित था, जाना जाता था। और एक और बात कि यहाँ के उत्खनन से एक और चीज़ें प्राप्त हुई है, एक कब्र मिला है ना? और उस कब्र में एक मालिक और उनके साथ एक कुत्ते को, यानी ऐसा लगता है कि कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया जाने का प्रमाण मिला है, ठीक है? इससे यह देखने को मिलता है कि कुत्ता जो है वफ़ादार जानवर है। ये चीज़ें कहीं न कहीं परंपरागत देखने को मिला आ रहा है। और मानव जाति का जो पशुओं में अगर पहला दोस्त के रूप में हम कह सकते हैं, तो वो कुत्ता को ही देखा गया है। तो इस प्रकार से हम अगर रोपर के बारे में बात करें तो रोपर वर्तमान समय में पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है, जो कि सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगर रोपर का उत्खनन काल हम लोग बात करें तो 1953 से 56 के इसमें बीच हुआ, जो कि यगदत्त शर्मा के निर्देशन में यह प्रारंभ हुआ था। रोपर के उत्खनन से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कुल्हाड़ी से ऐसा बताया जाता है कि मानव जाति का जो प्राचीनतम हथियार है वो कुल्हाड़ी है। रोपर का जो प्राचीन नाम था वो था रूपनगर, यानी रोपर को पहले रूपनगर के नाम से जाना जाता था, जो अब रोपर है। रोपर से उत्खनन में एक और चीज़ें मिली है कि कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया जाने का प्रमाण एक कब्र में, ये चीज़ें रोपर से मिली है। ये रहा रोपर का। चलिए अगले प्रमुख नगर के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो रंगपुर है। तो रंगपुर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो रंगपुर जो है वर्तमान समय में गुजरात में ही है। और गुजरात के काठियावाड़ ज़िले गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में ये आपका रंगपुर स्थित है। और हुँ, मादर नदी के तट पर यह जिला पड़ता है। बात करेंगे इसके उत्खनन काल का, तो इसका उत्खनन काल 1953 ईस्वी है, जो रंगनाथ राव रंगनाथ राव के निर्देशन में इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया। और इसके उत्खनन से जो चीज़ें मिली हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके उत्खनन से जो चीज़ें मिली उनमें से प्रमुख एक है धान के भूसी। अ, धान के भूसी का प्रमाण आपको रंगपुर से मिला। धान का भूसी जो चावल जब बन रहा होता है तो जो चावल के बनने से पहले जो धान का ऊपर वाला जो कवर होता है, धान वो निकलता है, उसको धान के भूसी कहा जाता है। तो धान के भूसी का प्रमाण आपको रंगपुर से मिले हैं। और एक और बात अगर आप याद करिए तो अगर देखा जाए तो भारत आज़ाद जब हुआ तो आज़ादी के बाद अगर भारत की धरती पर अगर उत्खनन का कार्य हुआ है, तो सबसे ज़्यादा आपके गुजरात राज्य में हुआ है। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा या पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि लोथल के बारे में, लोथल भी आपका गुजरात में ही है। आपने रंगपुर के बारे में पढ़ा जो कि ये भी आपके गुजरात में ही है। रोपर पढ़ा आपने, ये भी गुजरात में है। आगे 2 और जगह आपको पढ़ाऊँगा मैं, बताने वाला हूँ, जो आपका एक सुरकोटदा है और एक धौलावीरा है, दोनों ही आपका गुजरात में ही। तो आज़ादी के बाद अगर भारत की धरती पर सबसे ज़्यादा उत्खनन का कार्य किया गया है, तो वो गुजरात में ही किया गया है। तो अब इसके बाद अगर देखें तो अगला जो आपका प्रमुख नगरों में से एक है, उसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा के बारे में बात करें तो सुरकोटदा भी वर्तमान समय में गुजरात में गुजरात के कच्छ जिले है ना? कच्छ जिले, सॉरी, कच्छ जिले है। गुजरात के कच्छ जिले में यह स्थित है। सुरकोटदा का जो उत्खनन काल माना जाता है 1964 ईस्वी। जगपति जोशी जगपति जोशी के निर्देशन में इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया था।
सुरकोटदा से जब उत्खनन किया गया तो इनसे यहाँ से मिला जो है वो प्राप्त हुई आपकी घोड़ी की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। यानी कि घोड़ी की अस्थियाँ, हड्डियाँ आप कह सकते हैं। घोड़ी की अस्थियाँ आपको सुरकोटदा से मिला है। लेकिन अ, ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता काल के लोग घोड़े जैसे जानवरों की महत्ता से परिचित नहीं थे। लेकिन फिर भी घोड़े की अस्थियाँ मिले हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अस्थियों के अलावा और भी कोई चीज़ें घोड़े से रिलेटेड नहीं मिली हैं। लेकिन घोड़े की अस्थियाँ की अगर बात करें तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं गुजरात के सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। एक और आखिरी प्रमुख नगरों का हम लोग उल्लेख करने वाले हैं। जो-जो मुख्य-मुख्य बातें थी उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया। एक और नगर है जो-जो मेन थी जितने बातें ज़्यादा अधिक पूछे जा सकते उसके बारे में हमने अधिक अधिक विस्तार से बात किया। अब है आपका एक धौलावीरा। हाँ, सॉरी धौलावीरा। अगर धौलावीरा के बारे में बात की जाए तो धौलावीरा भी वर्तमान समय में गुजरात के ही कच्छ ज़िले में स्थित है, ठीक है? गुजरात के कच्छ ज़िले में ये भी आपको स्थित है। इसका उत्खनन काल 1990 से 91 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में। रविंद्र सिंह बिष्ट रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में धौलावीरा का उत्खनन किया गया। धौलावीरा के उत्खनन से जल प्रणाली के सुंदर प्रमाण मिले हैं। जैसे हमने आपको बताया कि बात करेंगे अगर हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। चूँकि सड़कें, नालियाँ घरों, ये सब का जो स्ट्रक्चर था, ये सब का जो बनावट था, एक शहरी था और एक सुदृढ़ तरीके से इसका बनावट था। तो जो जल की प्रणाली है, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप कह सकते हैं, आपको धौलावीरा से मिले हैं। कि जैसे कि आजकल क्या होता है कि घर से अगर पानी-वानी निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं एक नाली के थ्रू, एक ड्रेनेज सिस्टम से, है ना? एक पाइप के थ्रू क्या करते हैं, जो हमारे नालियाँ होती हैं सड़क के किनारे, उससे हम लोग उसे अटैच कर देते हैं। इसी प्रकार से कुछ घर के बाहर घर के अंदर से जो पानी आया है उसको इसी तरीके से निकाला गया है ना? और ड्रेनेज में उसको ड्रेन में नहीं आपका जो नाला है उसमें आपको क्या किया गया जोड़ा गया। वो जो थी वो आपका जो पानी निकलने का जो रास्ता है वो पूर्ण रूप से ढका हुआ था। इसलिए कहा जा रहा है कि जो धौलावीरा में पानी निकासी की जो प्रणाली थी वो काफ़ी बेहतरीन और सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया था, ठीक है? और इसके अलावा धौलावीरा से सुरक्षा गिरी जैसी संरचना की प्राप्ति। सुरक्षा गिरी क्या होता है? मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं कि घरों की सेफ्टी हेतु हम ना बाउंड्री वॉल करते हैं चारों साइड से। तो इसी को आप कह सकते हैं सुरक्षा गिरी एक प्रकार से आप कह सकते हैं। ये एक प्रकार से आपका घर का डबल सेफ्टी हो जाता है। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो सुरक्षा गृह है ये धौलावीरा से इसके प्रमाण मिला है और जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो बड़े लिपि के वर्ण भी यहीं से प्राप्त हुए। जो बड़े-बड़े लिपियों का जो वर्ण है जो बनाया गया था, को बताया गया शुरू में हम आपने बताया था और भी चीज़ें हैं कि भाव चित्रात्मक लिपि थी और बड़े-बड़े जो इसका वर्ण था, इसका परिमाण जो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि धौलावीरा से मिला है। और इस प्रकार से जो मुख्य बातें जो सिंधु सभ्यता के बारे में थी हमने आपको बताया। उन मुख्य शहरों का उत्खनन काल कब किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? कुछ सिंधु सभ्यता की प्रमुख शहरें जो वर्तमान समय में कहाँ स्थित थे? संक्षेप में मैंने आपको उसको बताने का प्रयास किया। कुछ-कुछ बातें हमने उसको डिटेलिंग में भी किया। इसके अलावा अब हम लोग आज समझेंगे कि आखिर जो ये सिंधु सभ्यता थी, इसका पतन किस प्रकार से हो गया? तो सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। इतिहासकारों के अनुसार अगर हम लोग माने तो इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन के कई प्रमुख कारण हैं। उनके द्वारा अलग-अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग-अलग कारणों को बताया गया है। जिनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण की वजह से हुआ।
है ना? कुछ इतिहासकार सिंधु सभ्यता का पतन का कारण विदेशी आक्रमण मानते हैं। तो वहीं कुछ इतिहासकार हैं जो जलवायु परिवर्तन मानते हैं। जलवायु परिवर्तन मीन्स आप कहें तो या तो अधिक गर्मी आ जाना, ठंडी आ जाना, अधिक बाढ़ वगैरह, बारिश वगैरह हो जाना, ये सब जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन भी सिंधु सभ्यता के पतन के कारण हो सकते हैं। जलधारा में परिवर्तन, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यदि जलधारा में परिवर्तन, नदी के जो धाराएँ होती हैं, उनमें परिवर्तन होने की वजह से हो सके, तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी और उस बाढ़ की वजह से भी हो सके तो सिंधु सभ्यता के पतन हुआ होगा। और तो वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है आर्थिक पतन आर्थिक कमजोरी। कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने अपना वो सभी अ, कारण बताने का प्रयास किया जिसकी वजह से किसी एक सभ्यता का पतन हो सकता है क्योंकि किसी भी सभ्यता का पतन होने का मुख्य यही कारण हो सकता है। या तो कोई विदेशी आक्रमण आया होगा जलवायु परिवर्तन होने की वजह से, बाढ़ वगैरह स्थिति हो सकता है या फिर कह सकते हैं भूकंप वगैरह भी एक कारण बन सकता है ना? बाढ़ भी एक कारण हो सकता है। अग्निकांड जैसे भी घटना हो सकती है अग्निकांड लाइक अ, पूरे के पूरे जल जाना इट मीन्स ऐसा इसी को अग्निकांड कहते हैं। तो ये भी एक संभावना बनती है, प्रशासनिक कमजोरी भी एक संभावना बनती है। इस प्रकार से जो इतिहासकारों के द्वारा हर एक बातों को बताया गया जो एक कहीं न कहीं सिंधु सभ्यता के पतन के मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन आज तक एग्ज़ैक्ट पता नहीं चल पाया है कि आखिर सिंधु सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो जो भी बातें बताई गई सिंधु सभ्यता के पतन के कारण के बारे में ये सारी बातें इतिहासकारों के द्वारा उनके अपने अनुमानतः तौर पे उनके अनुमान के अकॉर्डिंग इस बात को बताया गया है क्योंकि किसी भी सभ्यताओं के पतन के मुख्य यही सब कारण हो सकते हैं। एक और बातें महामारी भी एक पतन का कारण हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मोहनजोदड़ो में एक आपका मलेरिया जो आज है ना, मलेरिया आप जानते हैं ऑलरेडी मलेरिया बीमारी से परिचित है। मलेरिया जैसे बीमारी से जो कि ये इसका प्रमाण आपको मोहनजोदड़ो से मिला है ना? उसमें बताना आपको भूल गया। मलेरिया जो है इसका प्रमाण आपको मोहनजोदड़ो से मिला है और ये बताया जाता है कि महामारी भी एक कारण हो सकता है सिंधु सभ्यता के पतन होने का और मलेरिया जैसे महामारी भी सिंधु सभ्यता के समय में मोहनजोदड़ो नगर में यह एक बार फैला था। तो इतिहासकारों का ये भी मानना है कि मलेरिया महामारी भी एक पतन का कारण हो सकता है। इस प्रकार से हमने सिंधु सभ्यता की उन सभी बातों को आपको बताने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें जो डिटेलिंग नहीं हो पाई होगी और लेकिन प्रयास किया गया कि सारी बातों को आपको पॉइंट बाय पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट था, उसको हमने बताने का आपको प्रयास किया। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का क्लास आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तीनों पार्ट समझ में आया होगा। ये तीसरा पार्ट था, अगर आप दोनों पार्ट नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सिंधु सभ्यता को खत्म करते हैं। अगले क्लास में किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।